Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Coming to the third part of LPG, Liberalization, Privatization and Globalization. तो आज हम करेंगे Globalization. Globalization क्या है? It is the process of connecting one country economic with the world economy. As a result, as a result of which flow of goods, service, technology and labor is easily available in the world. So globalization मतलब कि एक कंट्री पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. यहाँ पे कनेक्ट का मतलब क्या है कि हम हमारे लेबर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं. हमारी कंट्री के जो लेबर्स है दूसरी कंट्री में जाके काम करेंगे, वहाँ से हम टेक्नोलॉजी यहाँ पर मंगवाते हैं, या फिर जो हम गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं ग्लोबलाइजेशन में. मतलब हम पूरे वर्ल्ड को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो वो हो गया ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में हमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिले. सो वो इम्प्रूवमेंट्स क्या है? ऑब्स्टिकल ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू नेशन हैव बीन रिमूव्ड. पहले बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा रुकावट थी एक मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में, दो नेशन के बीच में. लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 आया, उसके बाद जो भी ऑब्स्टिकल्स थे दो नेशन के बीच में वो रिमूव कर दिए गए. Such a condition has been created so that the capital exchange can be easily take place between the two nation. ये ऐसी कंडीशन क्यों क्रिएट की गई? ताकि जो कैपिटल एक्सचेंज है वो इजीली हो पाए. पहला क्या है? ऑब्स्टिकल हटाए. सेकंड क्या बोला गया कि कैपिटल एक्सचेंज इजी हो सके. आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में, मैं यहाँ पे जो भी रेड पेन में मार्क करती हूँ वो मार्क कर लेना. लर्निंग में ये चीज़ बहुत ईजी रहेगी. सो कैपिटल एक्सचेंज ईजी रहे मतलब जो मशीन्स है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली जा पाए. क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि एक कंट्री सारी चीज़ प्रोड्यूस करती हो. जैसे एट प्रेजेंट भी हमें पता है कि हम चाइना से कितना सारा गुड्स मंगवाते हैं, जो कि अब धीरे धीरे हम उस चीज़ को कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना. लेकिन फिर भी कभी भी एक कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती. हमेशा एक कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ इंपोर्ट करती है या फिर दूसरी कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट करेगी. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा दो कंट्रीज़ के बीच में होना ज़रूरी है. ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बिन रिमूव्ड. कैपिटल एक्सचेंज होने लगा, टेक्नोलॉजी भी मूव होने लगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. पहले जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उसको हटा दिए गए. ट्रेड के ऑब्स्टिकल्स हटाए, टेक्नोलॉजी के ऑब्स्टिकल्स हटाए, और कैपिटल एक्सचेंज अब इजीली हो पा रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमॉन्ग द डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. और एक और क्या एक्सचेंज हो सकता है? लेबर. सो यहाँ पर तीन चीज़ तो हमें बता दी कि ट्रेड, जो भी ट्रेड का ऑब्स्टिकल्स है वो हटा दिया, टेक्नोलॉजी का जो ऑब्स्टिकल्स है वो हटा दिया, लेबर अब फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, और कैपिटल भी इजीली एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन. ये सारी चीज़ क्यों हो पाई? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि हमने देखा कि हर कोई भी चीज़ हो उसका अगर एडवांटेज है तो हमें साथ में लिमिटेशंस तो मिलना ही है. सो यहाँ पे क्या एडवांटेज है? एफडीआई इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन कंट्रीज आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, तो वो चीज़ एनकरेज हुई ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. हम भी वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करने लगे दूसरी कंट्रीज़ में, और दूसरी कंट्री आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने लगी. Goods produced in the developed country can be easily obtained due to globalization. जो डेवलप्ड कंट्री गुड्स प्रोड्यूस करती थी उसको भी अब हम हमारी कंट्री में इजीली ऑब्टेन कर पा रहे हैं. डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. अब इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, सो वो भी अब जो कंपटीशन है, जो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन चल रहा है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा साउंड है. सो अब हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो भी इस कंपटीशन में स्टैंड कर सकती है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. सो अगर हम एडवांटेज देखें, सो एडवांटेज में है एफडीआई. एफडीआई एनकरेज हुआ. सेकेंड एडवांटेज में है कि हम गुड्स जो डेवलप्ड कंट्री में हो रहे हैं वो हम हमारी कंट्री में ऑब्टेन कर सकते हैं. और थर्ड एडवांटेज है कि हम इतने जो वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है उसमें अब इंडिया जैसी कंट्री भी स्टैंड कर सकती है. डिसएडवांटेज क्या है?
Expected success has not been attained in finding solution to the problem of poverty and unemployment due to globalization. ये एडवांटेज तो हमें मिले, लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने के कारण भी हम पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम्स थी उसका सल्यूशन नहीं ढूंढ पाए. Developing countries have not acquired proper benefit of increase in exports which they should have acquired. ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, जितना उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था ड्यू टू एक्सपोर्ट, उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया. हमेशा एक डेवलपिंग कंट्री को एक्सपोर्ट से बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री या कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है तो दूसरी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आता है. अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगी, यानी इंडिया अगर खुद के गुड्स दूसरी कंट्री में सेल करेगी, तो वहाँ का पैसा हमारी कंट्री में आएगा. लेकिन जैसा हमने सोचा था ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए, वैसा बेनिफिट हमें नहीं मिल पाया, उतना बेनिफिट हमें एक्सपोर्ट्स में नहीं मिला. Large scale industry have acquired more benefit while small scale industry have obtained less benefit. डेफिनेटली कोई भी चीज़ होती है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हमेशा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है. सो यहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन से भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा बेनिफिट मिला और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कम बेनिफिट मिला. सो ये हो गए. अगर हम देखें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, डेफिनेटली डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा स्टेप प्रूव्ड हुआ, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो पाए. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल में जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसको मैनेज करता है. जैसे कि अब इंडिया टू यूएसए, एक ट्रेडिंग होनी है. सो यहाँ पर अब ये कुछ भी अपने टर्म्स रखेंगे, ये कुछ भी टर्म्स रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करता है ट्रेडिंग के बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. प्राइसिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं आता, टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं कि किस तरीके से आपको किन टर्म्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट. जैसे हमारे कंट्री में हर जगह पे हमें एक बड़ी अथॉरिटी चाहिए, हमारी पूरी कंट्री को रन करने के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट चाहिए. वैसे ही इतने बड़े स्केल पे अगर ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1 जनवरी 1995. और ये कहाँ पर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गनीवा एंड स्विट्जरलैंड. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग. मतलब उनका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेडिंग होने में, तो वो उस ऑब्स्टेकल को हटाते हैं और ट्रेडिंग यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में है वो ट्रेडिंग करने में हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट इज टू रिमूव द ऑब्स्टेकल. Second, to remove the protection policy given to the industry of a country for foreign trade. ऐसा टेक्निकल पॉइंट है. सपोज अगेन हम लेते हैं इंडिया और यूएसए का एग्जाम्पल. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि कोई भी कंट्री के पास अगर कोई प्रोटेक्शन पॉलिसी है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोटेक्शन पॉलिसी को हटाने का काम करती है. ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज इंडिया और यूएसए के बीच में कोई ट्रेड होने वाली है, लेकिन इंडिया को पता चलता है कि यूएसए के पास कुछ प्रोटेक्शन पॉलिसी है, मतलब कि कुछ भी हो जाए, कुछ रिस्क हो, कुछ घाटा हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी नुकसान होगा वो इंडिया के पास आएगा. इसीलिए इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड नहीं करना चाहेगी. क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से प्रोटेक्टेड है. यूएसए प्रोटेक्टेड है पर इंडिया प्रोटेक्टेड नहीं है. तो यहाँ पर WHO आती है और वो इस तरीके की जो भी प्रोटेक्शन पॉलिसीज होती है उसको हटाने का काम करती है. टू कोऑर्डिनेट विथ द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. WTO का काम है कोऑर्डिनेट करें जो भी ग्लोबल पॉलिसी है और इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बीच में, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी अलग होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हर एक कंट्री की अलग होती है. WTO का काम है इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करें कि भाई आपकी क्या है, आपकी क्या पॉलिसीज है, क्या सूटेबल पॉलिसी रहेगी फॉर द ट्रेडिंग इन द ग्लोबल मार्केट. सो थर्ड है इसका ऑब्जेक्टिव, टू कोऑर्डिनेट विद द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी.
फोर्थ, टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट काम कि कोई भी तरीके का अगर डिस्प्यूट, ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट अगर कोई दो नेशन के बीच में आ रहा है तो डब्ल्यूटीओ का काम है उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। सो यहाँ पर हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। क्या काम करती है? फंक्शन। ये है ऑब्जेक्टिव कि क्यों डब्ल्यूटीओ सेटअप किया गया है, ताकि कोई भी ऑब्स्टिकल हो वो रिमूव हो, कोई भी तरीके का डिस्प्यूट हो वो उसको हटा सके, कोऑर्डिनेट कर सके ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ट्रेड के बीच में, और कोई भी तरीके की प्रोटेक्शन पॉलिसी को भी रिमूव कर सके। ये ऑब्जेक्टिव था डब्ल्यूटीओ को सेटअप करने का। डब्ल्यूटीओ का फंक्शन क्या है? To set up a required structure for implementing of agreement related to multinational trade and agreement related to it। मतलब एक वो बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करे। कैसा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड, ऐसा अच्छा स्ट्रक्चर वो तैयार करे रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड अग्रीमेंट रिलेटेड टू इट। WTO play a vital role for debate and negotiation of multinational trade। कोई भी तरीके का जब नेगोशिएशन होता है या ट्रेडिंग होती है या उसके बीच में डिबेट्स होती हैं, वहाँ पर भी WTO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। अगेन USA और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। कोई ट्रेडिंग होने वाली है लेकिन वहाँ पर नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा, मतलब किस प्राइस में गुड्स सेल करने चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए या एक्सपोर्ट करना चाहिए। सो वहाँ पर उस डिबेट में, उस नेगोशिएशन में WTO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड, WTO एनकरेज अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अनबायस मतलब कोई भी तरीके का बायसनेस नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा, और वो कौन देखता है? WTO। WTO ये इंश्योर करती है कि कोई भी ट्रेड हो वहाँ पर कोई भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए, कि इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज दे दिया कोई ट्रेड पे या फिर USA को ज़्यादा एडवांटेज दे दिया, तो इस तरीके का किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है WTO encourages unbiased international trade। Different nations follow their own national policy। It observes them and suggests require improvement। यहाँ पर जो WTO का एक और काम है कि कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना। WTO को हर नेशन की पॉलिसीज़ पता होती है। सो WTO उस एक पर्टिकुलर नेशन को सजेस्ट करते हैं कि आप किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो यहाँ पर हो गए फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। इसका क्या है इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी? इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस WTO। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर कोई ऑटोमेटिकली WTO के मेंबर बन जाते हैं। वहाँ जाके अप्लाई करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट होती है वहाँ अप्लाई करती है और फिर WTO का मेंबर बनना पड़ता है। सो वैसे ही इंडिया भी मेंबर है WTO की सिंस इट्स इंसेप्शन। मतलब जब से इंसेप्शन मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से ही इंडिया WTO की मेंबर है। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया और विच टाइप ऑफ बेनिफिट वुड इट इंडिया एक्वायर आर एस डिस्कस। अब यहाँ पे खाली पर्टिकुलरली ये बता रहे हैं कि इंडिया को इसका मेंबर बन के क्या क्या बेनिफिट्स हुए। फर्स्ट, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ट्रेड वॉज 5%। Our export have increased tremendously due to increase in international trade, and as a result of it, India's contribution in the world trade has increased by 1%। यहाँ पर आएगा कि इंडिया का जो पूरा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड ट्रेड में वो 5% था, और जैसे ही यहाँ पे ये WTO के मेंबर बने उनका ट्रिमेंडसली एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गया। Being the member of WTO, export of ready-made clothes of our country has increased। जैसे ही हम WTO के मेंबर बने हमारे रेडीमेड क्लोथ्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया, मतलब यहाँ के जो क्लोथ है वो फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट होने लगे। As a member of WTO, India has been able to increase the export of agro product। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट इंक्रीज होने लगा। Due to increase in export, pressure on import has reduced and foreign investment has been increased in the foreign exchange। अब पहले कैसा होता था कि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करने की वजह से हमारा सारा पैसा फॉरेन कंट्री में चला जाता था, राइट, और हमारे पास पैसा नहीं बचता था इन कंट्रीज़ को वापस पे ऑफ करने के लिए, या फिर हमारी कंट्री की पैसों की वैल्यू गिरती जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करने लगी या हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो बैलेंस हो गया। मतलब जितना पैसा हमारा दूसरी कंट्री में जा रहा था उतना ही पैसा वापस दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में भी आ रहा था।
जिसकी वजह से हमारे पे इम्पोर्ट का अब प्रेशर कम होने लगा। Thus, as a member of WTO, India will not only get above mentioned benefits but also has to comply with some condition. It is especially dependent on how fast India increases its infrastructural facilities and how developed country treat India. ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई जहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है तो आप वहाँ का बेनिफिट ही लेते जाओगे, आपको उस चीज़ की वहाँ पे जो भी कंडीशंस है उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे।